एक लड़के का पुनर्जन्म होकर वो लड़की कैसे बन सकती है? कौन विश्वास करेगा तुम्हें सागर? तुम्हारी मौत की बदला लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो भी 10 साल बाद। ना अब कोई सुराग बचा है, ना ही तब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। छोड़ो तुम अब सागर, कुछ नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज की कहानी पुनर्जन्म के ऊपर है, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो चलिए सुनते हैं आज की इमोशनल, मिस्टीरियस और क्राइम थ्रिलिंग स्टोरी, जिसे सुनकर आप एक हफ्ते तक सोचते ही रह जाओगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही मुझे सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। एक औरत के लिए मां बनना क्या चीज है, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। जिन्हें बच्चे हैं वो भी अक्सर समझ नहीं पाते एक औरत की दर्द, जिनको बच्चा नहीं है। एक श्राप की तरह हमेशा के लिए बाज की थप्पा लगा देते हैं। विद्या और सुभाष पिछले 12 साल से एक बच्चे के लिए न जाने कहां नहीं गए। जब डॉक्टर से सही इलाज नहीं हो रहा था, तब मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई जगह नहीं छोड़ा। 3 बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी फेलियर हो चुका था। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने शादी के बाद बच्चों को लेकर नकारात्मक थे और चाहकर ही लेट किए। वो लोग तो पहले से ही बच्चों से प्यार करते थे और बच्चा चाहते थे। फिर भी क्यों विद्या की कोख हमेशा के लिए सूना रह गया, या फिर कोई सही समय का इंतजार कर रहा था? विद्या बिल्कुल डिप्रेशन में पहुंच चुकी थी। लास्ट टेस्ट ट्यूब बेबी फेल्योर के बाद उसने किसी के साथ बात करना, इवन घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। सुभाष बहुत परेशान हो रहे थे विद्या को लेकर। सुभाष का पिता भी पिछले साल गुजर गए थे। उसकी मम्मी सुशीला देवी 4 धाम की यात्रा में पिछले 1 महीने से बाहर है। पूरा दिन भर घर पर अकेले ही रहने लगी विद्या, क्योंकि सुभाष कितने दिन तक नौकरी में से छुट्टी ले पाएगा। परेशान सुभाष को देखकर उसका खास दोस्त और कलीग रोनित ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है कि सुभाष को जो वो इतने दिन से परेशान लग रहा है। तभी सुभाष रोनित को बताते हैं कि अपनी बीवी की मानसिक हालत देखकर वो परेशान है। रोनित कहता है कि सुभाष आप विद्या को कहीं घूमने ले जाओ, और रोनित की बीवी भी कई दिनों से परेशान थी उसकी एक खास दोस्त की गुमशुदगी को लेकर। तो डिसाइड ये होता है कि दोनों कपल मुसौरी घूमने जाएंगे। 1 हफ्ते बाद की टिकट निकालकर दोनों जोड़ी ही निकल पड़े मुसौरी के लिए। रोनित की वाइफ दिव्या और सुभाष की वाइफ विद्या दोनों में अच्छे से पहचान करा दिया गया, और वहां जाकर घूमने के बाद काफी अच्छा फील कर रहे थे दोनों ही। पर तीसरे दिन अचानक विद्या की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। और वहां जाकर उन लोगों को पता चलता है कि विद्या आखिर प्रेग्नेंट है। खुशी की कोई ठिकाना नहीं था। विद्या को जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तब वो खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। इतने साल कोशिश करके जो ना हुआ, वो अब कैसे चमत्कार की तरह हो गया, या फिर करवाया गया। दिव्या भी काफी अच्छा महसूस कर रही थी, और वो लोग 3 दिन बाद दिल्ली वापस आ गए। दिव्या और विद्या
काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो लोग एक दूसरे से मिलने लगे, फोन पर बात करने लगे। पर थोड़े दिन बाद दिव्या को खबर मिली कि उसकी बचपन का दोस्त जो गुमशुदा था, जिससे वो अपनी जिंदगी की सारी बातें शेयर करती थी, उस खास इंसान की डेड बॉडी मिली है। वो पागल की तरह भाग कर गई पुलिस स्टेशन। पता चला कि डेड बॉडी बिल्कुल जली हुई थी, कुछ सुराग नहीं मिला और इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया, ये बोलकर कि उसको बिजनेस में नुकसान हो रहा था काफी समय से, जिस वजह से उसने कैरोसिन डालकर खुद को जला दिया, वो भी एक सुनसान जंगल पर जो उसके घर से करीबन 9 से 10 घंटे की दूरी में था। दिव्या को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके दोस्त के बारे में वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसको कुछ परेशानी होती तो वो जरूर उससे शेयर करता। वो उसकी बीवी और माँ बाप से मिलने गई, दिलासा दिलाया उन लोगों को, पर खुद को नहीं दिलासा दे पाई। वो रात रात भर सोती नहीं, पागलों की तरह अकेले ही बातें करती थी और बहुत बीमार पड़ने लगी। तभी रोनित को ऑफिस में से लेटर आया कि उसको अपनी कंपनी में मेन ब्रांच में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि लंदन में है। दिव्या रोनित के साथ जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी दोस्त की मृत्यु के बारे में सबूत ढूंढना था, क्योंकि उसे शक था कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। पर रोनित दिव्या को अपने साथ लेकर लंदन चला गया, ताकि वो इन सब चीजों से बाहर आ सके और डिप्रेशन से भी बाहर आ सके। यहाँ सुभाष और विद्या की कोख में भगवान ने एक प्यारी सी बेटी लाई और उन्होंने प्यार से इस बच्ची के नाम रखा परी। परी बिल्कुल परी जैसी दिखती थी, जो देखे उनका ही मन भर जाए। इतना सुंदर बच्चा। सुभाष और विद्या परी को इतने प्यार से जतन से रखते थे, जैसे कि मिट्टी का पुतला है और टूट जाएगा। उसे जरा सा भी कहीं लग ना जाए, उसे जो चाहते थे वही दिलाते थे, एकदम राजकुमारी जैसा। परी जैसे ही बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता और मेधा उतनी ही बढ़ रही थी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा। जब वो 4 साल की हुई और उसको स्कूल में रखा गया नर्सरी में, तब उसे लगभग सीनियर केजी इवन पहली कक्षा के लेसन्स भी आने लगा। ये सब बच्ची को देखकर दंग रह जाते थे। पर एक कमजोरी थी परी की कि वो रस्सी से बहुत ज्यादा डरती थी। एक दिन स्कूल की एनुअल फंक्शन में परी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। तब वो पहली कक्षा में आ चुकी थी। स्कूल की टीचर्स उन लोगों को बताते हैं कि बच्ची रोप पुलिंग मतलब रस्सी खींचने की प्रतियोगिता चल रहा था, वो देखकर चिल्लाने लगी और एकदम से बेहोश हो गई और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। सर पर थोड़ा सा चोट भी आया, काफी खून निकला। सुभाष और विद्या चिंता में आ चुके थे। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और परी को घर लेकर आए। उस दिन से परी की बर्ताव काफी अलग लग रहा था। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनने लगे, बोलना चलना काफी परिवर्तन हो चुका था। अभी वो अक्सर कहती थी कि उसके नाम सागर है और वो लड़की नहीं, वो लड़का है। परी काफी नटखट और मजाकिया मिजाज की थी, इसी वजह से सुभाष और विद्या इस बात को इतना गौर नहीं करते थे। पर थोड़े दिन बाद वो कहने लगी कि उसकी मम्मी पापा पंचगनी रहते हैं। अब ये चीज सुभाष और विद्या को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। वो लोग परी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि फिजिकली तो वो बिल्कुल फिट है, पर एक बार उसको साइकियाट्रिस्ट के पास बताना चाहिए। वो लोग उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए और अब एक अद्भुत बात उनको पता चली। परी उस डॉक्टर को कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो एक लड़का है और उसका नाम सागर है।
रोज रात उसको एक ही सपना आता है कि एक आदमी को दो लोग गले में रस्सी बांधकर खून कर रहे हैं। उसमें से एक औरत है और एक आदमी, पर सपनों में जो शक्ल है वो एकदम स्पष्ट नहीं दिखती थी। पर जब वो लोग उस आदमी को मारते हैं तब उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं, वो खुद ही है। दो बुजुर्ग इंसान भी उसके सपनों में आते हैं, जो लोग उसकी माता पिता है और उसको सागर कह के बुलाते हैं। वो कहती है कि जब मैं सपना देखती हूँ तब मुझे ये याद ही नहीं रहता कि मैं परी हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं सागर हूँ और मैं सागर ही हूँ। सुभाष और विद्या जैसे आसमान से गिरे। ये सब क्या बोल रहे हैं उनकी बेटी? डॉक्टर कहती है थोड़े समय पहले स्कूल की फंक्शन में जो सर पर चोट पहुंचा था, शायद इस वजह से बच्ची ये सब ख्याल आ रही है उसके मन में और ये सब बातें कर रही थी सर पर चोट लगने की वजह से। पर वो धीरे धीरे ये सब भूल जाएगी और ठीक हो जाएगी। पर बच्ची तो धीरे धीरे और ज्यादा अजीब हरकतें करने लगी थी। तब वो दूसरी कक्षा में आ चुकी थी और वो 8वीं कक्षा की मैथ्स तक का सॉल्यूशन कर लेती थी। वो अपने आप को मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट बताने लगी। सुभाष और विद्या इस बात से हैरान हो रहे थे और इस बात को छुपा के रखने में ही भलाई समझ रहे थे, क्योंकि उनको अपनी बेटी को खोना नहीं था। पर वो लोग अपनी बेटी को लगभग खो ही चुके थे, क्योंकि वो हर रोज जिद करती थी पंचगनी जाने की उसकी माँ बाप के पास। इतने साल बाद इन लोगों को बच्ची की खुशी मिली, सुख मिली और फिर कुछ ऐसा हुआ। विद्या बहुत परेशान थी और एक दिन उसकी पुरानी दोस्त दिव्या का फोन आया। इतने दिनों बाद दिव्या से बात करके उसको बहुत अच्छा लगा और वो अपनी सहेली से बताती है कि वो बहुत परेशान है परी को लेकर, क्योंकि वो कुछ समय से अजीब हरकतें कर रही है। दिव्या बताती है कि वो थोड़े दिनों बाद मतलब घर आ रही है, इंडिया में आ रही है। पिछले 9 साल से वो लंदन में ही थी। बहुत ही कम बात होता था विद्या के साथ दिव्या की, फोन पर भी, क्योंकि वहां पर दिव्या ने अपना बिजनेस खड़ा किया था, एक इंडियन रेस्टोरेंट। दिव्या की घर लौटने की बात सुनकर विद्या बहुत खुश हो गई, पर दिव्या सिर्फ 8 दिन के लिए ही आ रही थी। पर उसने प्रॉमिस किया कि घर आकर सबसे पहले वो उससे ही मिलेगी और परी को भी तो पहली बार देखेगी। वो दिन कुछ अलग ही महक था। विद्या और सुभाष को भी कुछ अलग ही एहसास हो रहा था, जैसे कि कुछ खास होने वाला है। परी आज सुबह से ही बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। उसकी शक्ल में अजीब उत्साह दिख रहा था। दोपहर को दिव्या और रोनित आने वाले थे, इसीलिए दिव्या ने उन लोगों की सारे फेवरेट खाना बनाए और बेसब्री से दिव्या की राह देख रही थी। इसी में किसी का ध्यान नहीं गया कि इस घर में कोई और एक इंसान भी थे जो सबसे ज्यादा बेसब्री से दिव्या की राह देख रही थी, जैसे कि सालों साल का इंतजार हो। दिव्या और रोनित आते हैं दोपहर की 1 बजे और आते ही जो उनका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अपने आंसू भरा आंखों से दिव्या को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। और वो थे परी, जिसने पहले कभी दिव्या को देखा ही नहीं था। आज पहली बार मुलाकात था, पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कितने सालों पुराना रिश्ता है और इतना गहरा कि उसका अंत ही ना दिखता हो। परी की स्पर्श दिव्या को बहुत अलग महसूस कराता है। न जाने क्यों उसकी आंखों को देखकर वो भी रोने लगती है। ये सब किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। परी दिव्या को कहती है, देबू, याद हूं मैं कि अपनी व्यस्त जिंदगी में भूल चुकी है,
दिव्या बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि उसे देबू करके सिर्फ एक ही इंसान बुलाते थे जिनका मौत आज से 9 साल पहले हो चुका था, और वो है उसकी सबसे करीबी और बचपन का दोस्त सागर। वो कहती है, सागर तू? सुभाष और विद्या तो जैसे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। विद्या कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परी कहती है, मैं समझाती हूँ। इतने दिनों से समझा समझा कर थक चुकी हूँ, पर अब देबू आ चुकी है, ये मेरी बात पर यकीन जरूर करेगी। दिव्या इस समय खुद शॉक थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परी कहती है, मैं सागर हूं, अशोक श्रीवास्तव और अर्चना श्रीवास्तव का इकलौता बेटा। पंचगनी में हमारा घर है। पापा के जॉब का वजह से ट्रांसफर हुआ था दिल्ली में, फिर हम दिल्ली में ही रहने लगे। बचपन से पढ़ाई में काफी अच्छा था मैं, जैसे कि किताब के कीड़े, कोई दोस्त नहीं। दिल्ली में नए स्कूल में मुझे एडजस्ट होने में काफी तकलीफ हो रही थी। कोई भी बच्चा मुझे नोट्स नहीं दे रहे थे, किसी भी चीज में मदद नहीं कर रहे थे। तब पापा ने अपने दोस्त की बेटी दिव्या से मेरी पहचान कराया, और यही से मेरे लाइफ के सबसे पहली और आखिरी दोस्त बनी दिव्या, जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरा है, जिसको बोले बगैर मैं कुछ नहीं करता, जैसे कि मेरे जीवन भर की साथी कृष्ण का सुदामा। दिव्या रो रही थी ये सब सुनकर, क्योंकि सागर के अलावा ये सब किसी को नहीं पता। हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी कि कई दोस्त हमें चिढ़ाते थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलकर। हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ ही रहते थे। एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। मैंने उस लड़की से पहले ये बात दिव्या को बताया, पर दिव्या इस चीज में मेरा साथ देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। क्यों मना किया ये दिव्या खुद ही बताएगी ना। दिव्या रोते रोते कहती है, क्योंकि मैं बचपन से तुझे प्यार करती थी और तू एक बकवास लड़के के पीछे पागल हो गया जिसे तू जानता भी नहीं है। मेरा प्यार तो छोड़, वो लड़की तेरे लिए ठीक ही नहीं थी। वो सब लड़कों के साथ मटरगस्ती करती थी, पर तूने मेरा एक नहीं सुना। मेरे प्यार को ठुकरा कर उस लड़की से डेट करने लगा। इतने सालों का दोस्ती एक लड़की के लिए खत्म कर दिया। मैं भी स्वाभिमानी थी, अपना दर्द दिल में ही छुपा कर रखा और मम्मी पापा की पसंद से रोनित से शादी करके खुशहाल जिंदगी बिताना शुरू कर दिया, जिसे मैंने अपना पुराना सब कुछ शेयर किया। और सब कुछ जानते हुए रोनित ने मुझे अपनाया और बहुत सारे खुशियां दी। पर सागर के साथ क्या हुआ, रोनित पूछते हैं। परी कहती है, जो दिव्या ने कहा था वही सच था। मेरे और अलका की शादी के बाद मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये औरत किसी और के साथ अफेयर चला रही है। मेरे माँ बाप के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी मेरे ऑफिस जाने के बाद। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे उसे मैं ऑब्जर्व करता गया और ऐसी ऐसी बातें मुझे पता चलने लगा कि अपने आप को मैं रोक नहीं पाया। और एक दिन मैंने उसको बहुत जोर का थप्पड़ मारा और उसने पलट कर वार किया मेरे माथे पर। एक लकड़ी से जोर से मारा और मैं बेहोश जैसा हो गया, पर मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा था। वो फोन पर किसी को बुलाई। एक आदमी आया मेरे घर पर और दोनों ने मिलकर मेरे गले में रस्सी बांधकर मुझे मार डाला। दिव्या कहती है, पर सागर की मौत तो जलकर हुआ था, और अगर तुम सागर हो तो तुम लड़की क्यों हो? तुम्हें तो लड़का होना चाहिए था। परी कहती है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं सागर हूँ, तू मेरी दिव्या है। और उस दिन अलका किसी आदमी के साथ मिलकर मेरे गले में रस्सी बांधकर मुझे मार डाला। वो आदमी शायद वो ही था जिसके साथ उसकी अफेयर चल रहा था। मैंने कई बार उसे फोन पर बात करते हुए सुना।
पर बदनसीबी से मैंने उस आदमी को अच्छे से नहीं देखा, पर दोबारा देखने से पहचान जरूर जाऊंगी। अब भगवान ने मुझे इस जन्म में लड़की क्यों बनाया ये तो उसे ही पता, पर मैं सागर हूं। दिव्या और बाकी के सब उसे विश्वास करते हैं और परी को अपनी पिछले जन्म के माँ बाप के पास ले जाते हैं। अब उनका लक्ष्य ये था कि उन लोगों को सजा कैसे दे और इस 9 साल पुराना सुसाइड केस को मर्डर केस में कैसे साबित करे। और सागर की बयान का ना कोई साइंटिफिक प्रूफ था, ना कोई प्रूफ, फिजिकल भी कोई प्रूफ नहीं था। कोई भी अदालत इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये लोग सुराग ढूंढने में लग गए। उनको अलका की खोज मिली, जो एक मिलियनर से शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रही थी। परी उर्फ सागर ने अब उस आदमी को देखा, तब उसने कहा कि ये आदमी वो आदमी है नहीं जिसने मुझे मारा, मैं श्योर हूं। वो लोग और छानबीन किए और पूछताछ करने के बाद कई दिनों बाद उनके हाथ एक सुराग लगी, जिससे कि अलका कई बार मिलने जाती है हरीश नाम की एक लफंगे से। और हरीश को देखकर सागर को ये पक्का लग रहा था कद काठी और आवाज से कि यही आदमी वो आदमी है जिसने मुझे उस रात को मारा था। पर अब बात ये आती है कि उसका डेथ जलने की वजह से हुआ था और उसके बयान के अनुसार गले में रस्सी बांध के खींचने की वजह से। अब उनके पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आखिरी आस था जो कि सागर को इंसाफ दिला सकता है। पूछताछ और खबरियों के अनुसार हरीश के भाई गिरीश इसी पुलिस स्टेशन में एसआई था जिसका पिछले साल ही ट्रांसफर हुआ। उनकी जान पहचान की एक पुलिस ऑफिसर के भाई, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर थे, वो फिलहाल उस पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थे। उनकी सहायता के साथ उन्होंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ढूंढा जो कि हरीश की भाई गिरीश ने छुपा दिया था और सागर की मर्डर को सुसाइड घोषित कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि डेड बॉडी के सर पर एक फ्रैक्चर है और गले की हड्डी टूटी हुई है, जिससे पता चलता है कि गले में किसी नुकीली चीज के दबाव की वजह से उनकी मौत हुई है। और मृत्यु के करीबन 10 घंटे बाद उस बॉडी को जलाया गया है। मतलब मौत के कारण जलना तो बिल्कुल नहीं है। ये सारे सबूत इकट्ठा करके उन लोगों ने केस फाइल की, जिससे ये तो प्रूफ होता है कि सागर का मौत सुसाइड नहीं मर्डर था। पर मर्डर अलका और हरीश ने किया, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि कोर्ट परी मतलब सागर का जो बयान था उसे मानने में अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कोर्ट पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर सागर, दिव्या, सुभाष और विद्या ने बड़ी मेहनत से कई महीने लगा के हरीश और अलका की इंटीमेट फोटोज का जुगाड़ किया और अलका और हरीश की फोन की मैसेजेस साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट द्वारा निकाले। और सिर्फ अभी की टेक्स्ट मैसेजेस नहीं, आज से 9-10 साल पहले की मैसेजेस भी उन लोगों ने ढूंढ के निकाले, जिसमें हरीश और अलका ने कई बार सागर को रास्ते से हटाने की जिद की और दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया, वो भी स्वीकार की। अलका और हरीश का जब बयान लिया गया तब ये लोग बताते हैं कि ये दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। हरीश एक लफंगा था, वो कुछ कमाता नहीं, और अलका एक फ्रॉड लड़की जो लड़कों को अपनी सुंदरता और प्यार में फंसाकर पैसे लूटती थी। सागर से शादी एक नाटक था। वो थोड़े ही दिनों में सागर को लूट कर डाइवोर्स देने वाली थी, पर सागर को सारी बातें पहले ही पता चल गया। उसे एक दिन सागर ने थप्पड़ मारा और गुस्से में आकर उसने अपने हाथों के सामने जो लकड़ी थी उससे ही सागर के सर पर मारा। फिर डर गई और हरीश को बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर उसके गले में रस्सी बांधकर उसको मार डाला। फिर उसके घर से कई दूर सुनसान जंगल में, जो कि 9-10 घंटे की दूरी में था, वहां पर उसकी बॉडी को जला दिया। गिरीश तब उसी पुलिस स्टेशन में एसआई था, तो इस केस को रफा दफा करने में उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। अब अलका जिस आदमी के साथ शादी करके रह रही थी उसे भी वो उल्लू ही बना रही थी। फिर अलका और हरीश दोनों को सजा मिली, साथ ही साथ गिरीश को भी, और सागर को मिला इंसाफ। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलना। ढेर सारा प्यार मेरे प्यारे श्रोताओं को। थैंक यू सो मच।